Hello and welcome all of you. You're watching K Judiciary Academy with me, Kunal Singhal. On the YouTube channel of Legal Knowledge, I'm available with you with a quick revision of IPC for RGS that is going to conducted in this year of 2021. Okay. So in the previous lecture, we discussed about section 186, 188, section 191, 192 and 193, जिसमें कि giving false evidence, fabricating false evidence and the punishment for giving and fabricating false evidence था. Section 191, 192 and 193 I'm talking about. अगर एविडेंस गलत दिया जाता है, फॉल्स एविडेंस दिया जाता है, गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो वो सेक्शन 191 में गवर्न होता है, कवर होता है. लेकिन अगर किसी एविडेंसेस को डिसअपियर करने में इन्वॉल्वमेंट शो किया जाए, कोई पर्सन जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वहां से साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश करे, वहां से साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश करे, तो उसके लिए एप्लीकेबल होता है सेक्शन 201. आज का हमारा सेक्शन स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर गिविंग फॉल्स एविडेंस आता है तो सेक्शन 191 लगेगा, लेकिन अगर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन आता है तो सेक्शन 201 लगेगा. यहाँ पे क्या आ रहा है, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन. किस तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देना, कोई मर्डर वेपन है घर में और बता देना नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, या आपके घर में ऑफेंडर छुपा हुआ है, कह देना नहीं यहाँ पे नहीं है. तो इस तरह से गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन द ऑफेंडर, ऑफेंडर को बचाने के पर्पज से या तो गलत इंफॉर्मेशन देना या फिर उस जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी साक्ष्य हैं, उनको खुर्द-बुर्द कर देना, छुपा देना, मिटा देना, डिसअपियरेंस करना. इसके लिए सेक्शन 201 एप्लीकेबल होता है. काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखते हैं क्या प्रोविजंस इसके हैं. Whoever cause knowing or having reason to believe that an offense has been committed, जो या तो ये जानता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर उसके पास में ऐसा रीजन है बिलीव करने का कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है. इस बात को रीजन, एक तो जानना रियलिटी में नॉलेज में है, और नॉलेज में ना भी हो लेकिन उसको ऐसा कोई उसके पास कारण है इस बात पे विश्वास करने का कि यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है. causes any evidence of the commission of that offense, ऐसे ऑफेंस के कमीशन के जो भी एविडेंसेस हैं टू डिसअपियर, उनको डिसअपियर करने का काम करता है. causes जिसके पास में या तो रीजन टू बिलीव था किसी ऑफेंस के होने का या फिर उसकी नॉलेज थी ऑफेंस के होने की, ऐसे ऑफेंस के जो एविडेंसेस थे उस ऑफेंस के कमीशन के ऑफेंस के होने के जो ऑफेंस एविडेंसेस थे, उन एविडेंसेस को क्या करता है, causes to disappear such evidences with the intention. और क्यों कर रहा है वो ऐसा, टाइम पास तो कर नहीं रहा है. with the intention of screening the offender from legal punishment, क्योंकि वो चाहता है जो ऑफेंडर है उसे बचाना. और ये एक बात ध्यान रखने की, समझने की है, यहाँ पे ऑफेंडर खुद भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई अदर सेकंड थर्ड पार्टी ही हो. यहाँ पे जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है वो खुद भी ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी 201 का चार्ज भी साथ में लग जाएगा. सपोज एक पर्सन जो मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद में मर्डर वेपन को जंगल में फेंक देता है और जो बॉडी है उसको किसी नदी में वो डिस्पोज कर देता है, तो उस पर्सन के ऊपर मर्डर के लिए 302 का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा. साथ में उसने ये जो मर्डर वेपन को और जो अक्यूज्ड की बॉडी को, सॉरी, जो विक्टिम की, डिसीज्ड पर्सन की बॉडी को उसने डिस्पोज किया, तो उसके ऊपर सेक्शन 201 का चार्ज भी लगेगा, बिकॉज ही हैज कॉज्ड द डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस. और अगर ऐसा कुछ होता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ऐसा करता है, मर्डर, ए ने मर्डर किया और फिर उसने बी के साथ में मिलकर उस बॉडी को डिस्पोज किया, तो ए के ऊपर तो चार्ज लगेगा 302 प्लस 201, लेकिन बी के ऊपर जो उसका फ्रेंड है उस पर चार्ज लगेगा सिर्फ 201 का, क्योंकि उसने मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया था, उसने सिर्फ उस बॉडी को डिस्पोज करने में हेल्प किया. तो ये आता है कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंसेस. और ये सिर्फ मर्डर का ही नहीं, कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जो आईपीसी में पनिशेबल है, उस ऑफेंस के एविडेंसेस को अगर डिसअपियर किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट किया है टू स्क्रीन द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, तो ऐसे पर्सन को चार्ज लेगा 201 का. विद द इंटेंशन गिव्स एनी इंफॉर्मेशन, और आगे क्या लिख रहा है, और with the intention, ऐसे आशय से, gives any information respecting the offense which he knows or believes to be false, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिसको वो जानता है कि गलत है.
जानबूझकर रीजन टू बिलीव है उसके पास में, ये बात जानता भी है और मानता भी है, आइदर नोस और बिलीव्स, या तो ये जानता है या फिर ये मानता है कि गलत है, उसके बावजूद भी ऐसी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है और इसी इंटेंशन से कि वो ऑफेंडर को बचा सके, तो वो सेक्शन 201 का चार्ज उस पर लगेगा। अब सेक्शन 201 का चार्ज जिस पे लगाया जाता है उस पर्सन को पनिशमेंट कितना मिलेगा, इस बात के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरीज दे रखी है। सबसे पहला, ये जो ऑफेंस था, जो मेन प्रिंसिपल ऑफेंस था, क्या वो कैपिटल ऑफेंस था? कैपिटल ऑफेंस यानी कि क्या उसमें पनिशमेंट जो था वो डेथ सेंटेंस था, या फिर वो जो ऑफेंस था क्या वो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, LI से पनिशेबल था, या फिर वो जो ऑफेंस था क्या वो पनिशेबल विद अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर्स था। तो अगर पर्सन को ने जो ऑफेंस मेजर जो ऑफेंस था वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ था सपोज, और ऐसे ऑफेंस के जो एविडेंसेस को वो पर्सन अगर डिसअपियर करता है, 201 का चार्ज अगर लगता है कैपिटल ऑफेंस के साथ में, तो जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, जो इसका 201 का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, शैल बी अप टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट उसके लिए हो सकेगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको? अगर जो प्रिंसिपल ऑफेंस था वो प्रिंसिपल ऑफेंस ऐसा था जिसमें डेथ का पनिशमेंट था, तो उसके लिए 201 का जब चार्ज लगेगा तो उसके लिए 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट होगा। उसी की जगह अगर हम बात करें कि जो पनिशमेंट ऑफेंस था उसमें पनिशमेंट अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का था, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के वाले पनिशमेंट के लिए, या फिर 10 years तक का भी था, या तो पर्सन को इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू द पनिशमेंट ऑफ 10 years था, तो ऐसे में 201 का चार्ज जब लगेगा तो जो पनिशमेंट मिलेगा वो 3 years तक का पनिशमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन होगा। और अगर 10 years से कम वाला पनिशमेंट है, जो पर्सन ने प्रिंसिपल ऑफेंस जो किया है उसका पनिशमेंट 10 years से कम का, यानी कि 8 years का है, 7 years का है, 3 years का है, तो ऐसे में जो 201 का चार्ज अगर उस पर लगता है तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा? 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया? एक पर्सन है, उसने जो ऑफेंस किया है वो ऑफेंस पनिशेबल है विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 8 years फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर उसको 8 years तक का उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अलॉटेड है, और पर्सन को क्या होता है उसके लिए जो पनिशमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है अभी 5 years का आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, लेकिन फिर वो तो मेजर ऑफेंस के लिए दिया 5 years तक क्योंकि अप टू 8 years था। अब 8 years का 1/4 कितना निकल के आता है? 2 years और एडिशन आता है, तो उसको 5 years प्लस 2 years दो ये पनिशमेंट टोटल मिल सकेगा। ये होता है 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट स्पेसिफाइड है उसका 1/4 मिलेगा अगर पनिशमेंट 10 years से कम वाला है तो, और अगर 10 years तक या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला है तो 3 years का पनिशमेंट, और अगर कैपिटल ऑफेंस यानी कि पनिशेबल विद डेथ वाला है तो फिर 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोबारा से आप इसको एक बार पढ़िएगा, डिस्कस कीजिएगा, अपने माइंड में इसको एवेल्यूट कीजिएगा, ग्रुप में इसको डिस्कस कर सकते हैं आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और फिर भी अगर कहीं कोई डाउट अराइज होता है माइंड में तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं डायरेक्टली मूव ऑन कर रहा हूँ सेक्शन 228 की तरफ। सेक्शन 228 एंड सेक्शन 228A। 228 भी इंपॉर्टेंट है बट 228A और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच के जो सेक्शंस मैं स्किप कर रहा हूँ, इन सेक्शंस को आप रीड करना, इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी आप रीड करना, बट फॉर द competition point of view these are less important, that's why I'm just moving directly over the section 228 which relates to the contempt of court. Section 228 specifies the language intentional insult और interruption, या तो इंसल्ट करना वो भी इंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनल इंसल्ट करना या फिर इंटरप्शन करना, किसको? टू द पब्लिक सर्वेंट। और उस पब्लिक सर्वेंट को भी ये इंटेंशनल इंसल्ट कब की जा रही है? सिटिंग इन द जुडिशियल कैपेसिटी, जब पर्सन अपनी जुडिशियल एक्टिविटीज को, जुडिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे में अगर जज साहब की या कोर्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की कोई इंटेंशनल इंसल्ट करता है, इट मे बी द डिफेंडेंट, इट मे बी द victim or whosoever, the witness or whosoever, कोई भी अगर इंटेंशनल इंसल्ट करता है ऑफ द पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, और जब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक्ट कर रहा है उस समय, शैल बी
punished with a simple imprisonment. तो imprisonment simple होगा लेकिन होगा जरूर. Shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. तो या तो व्यक्ति को, पर्सन को, ऐसे ऑफेंडर को जिसके ऊपर इंटेंशनल इंसल्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग का चार्ज है, तो या तो उसको 6 मंथ्स तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा, अभी 6 मंथ्स तक के लिए आप साधारण कारावास में जाइए, या फिर उसके ऊपर 1000 रुपीज तक का फाइन लगा दिया जाएगा. सिर्फ 1000 रुपीज तक का फाइन लगा के भी ठीक है, ये 1000 रुपीज का फाइन डिपॉजिट करो, 800 रुपीज का फाइन डिपॉजिट करो, 500 का फाइन डिपॉजिट करो और रिलीफ. और या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है, पनिशमेंट 6 मंथ अप टू 6 मंथ्स पनिशमेंट और विद फाइन, बोथ भी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 228A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है. सेक्शन 228A ये बात करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऐसे ऑफेंसेस हैं जो ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन है, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन में भी कौन से वाले पर्टिकुलरली जो रेप से रिलेटेड है, क्योंकि ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन में तो सेक्शन आपका दैट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन भी आ जाता है और भी काफी सारे ऑफेंसेस, लेकिन ऐसा एसिड अटैक वाला भी आ जाता है. बट ऐसे ऑफेंसेस जो पर्टिकुलरली रेप से रिलेटेड हैं, ऐसे ऑफेंसेस में जो विक्टिम है, जो रेप विक्टिम है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देता है. अगर कोई पर्सन उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक अगर कोई कर देता है, तो ऐसे पर्सन के ऊपर सेक्शन 228A का चार्ज लगाया जाएगा. ये जो सेक्शन है, सेक्शन 228A, ये ईयर 1983 में इंसर्ट किया गया था और इस सेक्शन 228A में अभी तक 2 बार फर्दर अमेंडमेंट हो चुके हैं. आई रिपीट, सेक्शन 228A ईयर 1983 में इंसर्ट किया गया था और बाद में इसमें 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ और 2018 में दोबारा से इसमें अमेंडमेंट हुआ और कुछ पर्टिकुलर फर्दर सेक्शंस इसमें ऐड किए गए थे 2013 में और 2018 में. चलिए पढ़ते हैं हम सेक्शन 228 किस बारे में डील करता है, क्या स्पेसिफाई करता है. Whoever prints, कोई भी व्यक्ति अगर प्रिंट करता है और पब्लिशेस या फिर पब्लिश करता है क्या चीज, द नेम और एनी मैटर which may make known the identity of any person against whom an offense under section 376 and further similar kinds of offenses like 376A, AB, 376B, C, D, 376DA, 376DB, 376E, सारे के सारे रेप से रिलेटेड वाले ऑफेंसेस हैं. तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा कुछ करता है जिसमें कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग द नेम है, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग द नेम किसका, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग द नेम ऑफ द विक्टिम ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप. रेप विक्टिम का नेम पब्लिश किया जाता है और उसके आइडेंटिटी को रिवील किया जाता है, पब्लिक किया जाता है. तो ऐसा पर्सन क्या होगा, सेक्शन 228A में चार्जेबल होगा और उसके लिए पनिशमेंट है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. पनिशमेंट भी मिलेगा और फाइन भी लगेगा, सिर्फ फाइन देके नहीं छोड़ा जाएगा. 2 years तक का इम्प्रिजनमेंट एंड together with it fine shall also be levied, shall also be liable to fine, so fine shall also be levied. किसके लिए, कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रिंट करता है या फिर पब्लिश करता है क्या, नेम और एनी अदर मैटर which makes the identity of the person of rape victim public. ऐसे वाले पर्सन को क्या होगा, 2 years तक का imprisonment and shall also be liable to fine. लेकिन इसमें फिर क्या कुछ अदर बातें दे रखी हैं. Nothing in this section, that is in subsection 1, nothing in subsection 1 extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing publication is. यहाँ पे कुछ conditions दे रखी हैं कि इन conditions में section 228 का offense से exemption मिल सकेगा. कौन सी conditions, कि अगर ये जो printing of name हुआ है ये for the purpose of investigation हुआ है with the, या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने खुद ने किया है या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किया है, एंड या फिर
विद द ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ है, और इसका इंटेंशन क्या रहा है, और वो भी गुड फेथ में, और इसका इंटेंशन क्या रहा है, इंटेंशन इज टू असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंस के पर्पज से अगर ऐसा किया जाता है, पर्सन की नेम आइडेंटिटी वगैरह रिवील की जा रही है, तो उस पब्लिक सर्वेंट पे, दैट इज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पे या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे 228 का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। या फिर ऐसा जो काम किया गया है, यानी कि प्रिंट और पब्लिश किया नेम, वो विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम किया, जो रेप विक्टिम खुद है उसने रिटर्न अपनी ऑथराइजेशन दिया कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, तो भी नहीं होगा। और या फिर अगर जो रेप विक्टिम था वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, या वो पर्सन माइनर है, या फिर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो फिर वो खुद तो ऑथराइजेशन देने के लिए लीगली एंटाइटल्ड ही नहीं है, ही इज लीगली इनकम्पिटेंट टू गिव। डेथ हो चुकी है तो बात ही खत्म हो गई, और माइनर और अनसाउंड माइंड है तब भी वो लीगली इनकम्पिटेंट है टू गिव द ऑथराइजेशन। तो ऐसी सिचुएशन में ऑथराइजेशन इन राइटिंग ली जा सकेगी किसकी, ऑफ द नेक्स्ट किन ऑफ द विक्टिम। अभी नेक्स्ट किन ऑफ द विक्टिम कौन है, इसे आगे प्रोवाइजो में एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर रखा है कि किसे नेक्स्ट किन ऑफ द विक्टिम में हम काउंट करेंगे। देखिए प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल be given by the next of kin to anybody other than the chairman of or the secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or organization। यानी कि ऐसी जो ऑथराइजेशन है ना नेक्स्ट किन में, ऐसी जो ऑथराइजेशन है वो कौन दे सकेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी। ये नहीं कि उसका कोई भी मेंबर दे दे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यहाँ पे किन से मतलब क्या है, जो एनजीओ वगैरह वर्क करती है। अब उस एनजीओ में मेंबर्स तो बहुत होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, सबके पास में अथॉरिटी नहीं होगी। उस इंस्टीट्यूशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर चेयरमैन या सेक्रेटरी जो है उसके पास में ही ऐसी अथॉरिटी रहेगी। अब ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि हम नेक्स्ट किन में किसको इंक्लूड करेंगे। So it says that for the purpose of this subsection, recognized welfare institution or organization means recognized welfare institution or organization means social welfare institution or organization recognized in this behalf by the central or state government। सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिस सोशल इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज्ड करेगी, ऐसे को ही वेलफेयर रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाएगा, और उसका जो चेयरमैन और सेक्रेटरी है उसे अथॉरिटी होगी कि वो रिटन में ऑथराइजेशन दे सके रेप विक्टिम का नेम को पब्लिश करने के लिए। whoever prints or publishes, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखें। whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offense, ऐसे ऑफेंस के लिए रेफर टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो जो सारे ऑफेंस बताए थे रेप से रिलेटेड वाले, ऐसे ऑफेंस का अगर कोई क्या करता है, पब्लिश करता है, प्रिंट करता है, एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी पब्लिक प्रोसीडिंग, सॉरी इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट, बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट के प्रोसीडिंग को पब्लिश कर रहा है वो, ऐसे में पर्सन का नेम पब्लिश नहीं किया है, आइडेंटिटी, लेकिन ऐसे वाले केस की अगर कोई जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उनको भी पब्लिश करता है विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बिना, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो उसको भी यही समझा जाएगा कि ये सेम ऑफेंस से पनिशेबल है, जो इसने विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील की, ऐसा ही ऑफेंस उसको माना जाएगा, और उसके लिए 2 years का इम्प्रिजनमेंट होगा। उसने नेम नहीं लिखा, लेकिन वो वाला जो प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट चल रहा था उसको उसने रिवील किया, तो वो भी उसको सेम माना जाएगा। अब इसमें एक रिलैक्सेशन दे रखा है। हम लोग अक्सर जो लॉ जर्नल्स पढ़ते हैं, AIR हो गया, सुप्रीम कोर्ट केसेस हो गया, क्रिमिनल लॉ जर्नल हो गया, दीवानी निगरानी जर्नल हो गया, इस तरह से जो भी हम लॉ जर्नल्स को पढ़ते हैं, उन लॉ जर्नल्स में भी तो केसेस को पब्लिश किया जाता है, तो क्या वो भी ऑफेंसिव है? नहीं। उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट पब्लिश किया जाता है, डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो उसे नहीं ऑफेंस माना जाएगा, बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, उसका ऑब्जेक्ट इंटेंशन डिफरेंट है, इस वजह से उसको इस सेक्शन 228A में कवर नहीं किया जाएगा। आई होप आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी अगर डाउट बचा है तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखें,
और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में उससे मुझे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास भी हमारी चलेगी और इसमें मैं सिर्फ जो पर्टिकुलर सेक्शंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वही डिस्कस कर रहा हूँ। आप में से कोई भी जो हमारे साथ में लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन होना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी मेंशन है, तो जस्ट मेल योर आइडेंटिटी ओवर दैट मेल आईडी एंड आई विल डायरेक्टली एड यू टू द टेलीग्राम ग्रुप। फिर आप डेली लाइव क्लासेस, हमारी मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होती है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, इवनिंग में 5 बजे क्लास होती है फॉर द आईपीसी, नाइट में 10 बजे क्लास होती है फॉर द सीआरपीसी। तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे मेरे साथ में अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस करना चाहते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस।